हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है AM to PM क्लासेस। हमने इससे पहले वाले वीडियो में अपना जो अधिनियम था 1861 का भारत शासन अधिनियम वो पढ़ लिया है। तो और 1862 के तहत जो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को जो अपने विधान जो अस्थायी रूप से जो अपने सदस्यों को चुना था उसके बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज हमने जो हमारे जो 73, 76 और 92 के जो कुछ अधिनियम हैं उनमें जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं 1873 का अधिनियम में। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहा गया कि इसको किसी भी समय हम भंग कर सकते हैं। हम का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा 1873 के अधिनियम में कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। इसके अलावा जो है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम, ये भी इस अधिनियम में भी कहा कि गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय कार्यकारिणी में जो 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया। लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा कर दी गई कि महारानी विक्टोरिया अब भारत की क्वीन होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक घोषणा भी कर दी गई। इसे ही कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसके अलावा जो 1892 का शासन भारत परिषद अधिनियम है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय या फिर बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई। ठीक है, कि आप उनसे बजट पर बहस भी कर सकते हैं और कार्यकारिणी से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इनको इस तरह की शक्तियां प्रदान की गई और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की यहाँ पर शुरुआत भी हो गई। तो ये 1873, 1876, 1892 का अधिनियम है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो शाही उपाधि अधिनियम है कि ये कब शुरू हुआ था और इसके तहत क्या हुआ था, या क्वीन जो विक्टोरिया थी उनको भारत की क्वीन कब घोषित किया गया, किस नियम के तहत किया गया। तो ये काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना नहीं, लेकिन फिर भी हमें हर नियम के बारे में क्योंकि पढ़ना है, हम सीरियल से सब चल रहे हैं तो इसलिए हमने ये भी पढ़ लिया। चलिए अब पढ़ते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये मार्ले और मिंटो कहना, तो जब मतलब क्या है, तो मार्ले जो थे उस समय यानी 1909 में जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो थे वो उस समय भारत के वायसराय थे। तो इसीलिए दोनों का लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो का दोनों का मार्ले और मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो इस जैसे 1892 की जैसे एक्ट में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जो एक्ट इससे पहले लागू किए गए थे उनका भी प्रभाव इस एक्ट पर पड़ा था। और 1906 में ब्रिटिश सरकार की सत्ता जो थी वो लिबरल पार्टी के पास आ गई और इसके साथ इसी वर्ष भारत में मुस्लिम लीग की भी स्थापना है। आपको पता है ये 9 का भारत शासन नियम है और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो चुकी थी। जब लिबरल पार्टी को ब्रिटिश सरकार की सत्ता प्राप्त हुई तब यह लग रहा था कि पिछली जो ब्रिटिश सरकारें थी उनकी तुलना में लिबरल पार्टी के आने से भारत के लोगों को राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हो सकती है। यहाँ भारत में मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग भी कर रहा था, यानी कि वो चाहते थे कि जो उनका चुनाव क्षेत्र है अगर कोई चुनाव के लिए खड़ा हो तो वहाँ सिर्फ मुस्लिम हो और उस प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिमों को ही दिया जाए, किसी और धर्म के व्यक्ति को ये अधिकार ना मिले। तो मुस्लिम लीग की एक और मांग यह थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में 2 भारतीय हों, जिसमें से एक व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति अन्य धर्म का हो सकता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको जरूर इसका बैकग्राउंड जरूर याद करें। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर ही समझ लेना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं
कि इसकी प्रशासन और इसके प्रांतीय विधायिका और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में। तो प्रशासन में 1861 में जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों को बढ़ा दिया गया। अब 6 सदस्यों में से एक सदस्य यहाँ भारतीय भी हो सकता था। आपको बताना है कि वो जो भारतीय थे उनका नाम क्या है। आप अभी कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो के लास्ट में उनका नाम बताऊंगी। तो उन 6 सदस्यों में से एक भारतीय भी हो सकता था और वहाँ पर एक भारतीय को चुना गया जिनका नाम है वो आप बताएंगे। और अतिरिक्त सदस्यों को वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श के साथ अब वोटिंग का भी अधिकार दे दिया गया। यानी कि पहले वो सिर्फ विचार विमर्श कर सकते थे और एक ही सवाल पूछ सकते थे, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि जैसे उन्होंने एक सवाल पूछा, उन्होंने उसका जवाब दे दिया, तो वो उसके बाद उसका दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते थे। तो यहाँ पर उनको एक और अधिकार दे दिया गया कि उसके बाद भी वो उनसे सवाल पूछ सकते थे। इसके अलावा वो पहले से जो वित्तीय मुद्दे थे, बजट थे, उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते थे, बहस कर सकते थे, पर मत नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर उनको वोटिंग का भी अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा जो प्रांतीय विधायिका थी उसको 6 में से 7 कर दिया गया। यानी कि अब नाम जो पहले 6 थे वो अब 7 हो गए। यानी अब अगर आ जाए कि कौन कौन से थे, तो वो थे संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बर्मा, असम और पंजाब। ठीक है, तो जो संयुक्त प्रांत था, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास था, इन प्रांतीय विधायकों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 50 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 50 कर दिया गया था। 50 कर दिया गया था। और बर्मा, असम और पंजाब के जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी, और जो बर्मा, असम और पंजाब के जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी जो संख्या थी वो थी 30। यानी कि जो अतिरिक्त सदस्य थे वो कितनी कर दी? 30 कर दिया गया था। प्रांतीय विधायिकाओं में अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थायी सदस्यों की संख्या से ज्यादा हो सकती थी। यानी कि जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो स्थायी सदस्यों की संख्या से ज्यादा हो सकती है। प्रांतीय विधायिकाओं में अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रक्रिया से आते थे। और जैसे हमने 1892 के आर्टिकल में, वैसे मैंने आपको समय नहीं बताया था क्योंकि मुझे इतना कोई वो इम्पोर्टेंट लगा नहीं था, लेकिन मैं अभी यहाँ बता दे रही हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, नगर पालिका, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ये चुने जाते थे। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। अच्छा, भारत शासन अधिनियम का अगर हम जाने कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो उसका सिंपल से जो कुछ पॉइंट में है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ गया, क्योंकि इसमें केंद्रीय विधायिका में अतिरिक्त सदस्यों में पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से मुस्लिम चुनकर आ रहे थे। इसमें हिंदू व मुस्लिम में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी, जिसके कारण कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया था। मुस्लिम लीग के लिए सकारात्मक कदम था क्योंकि उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल मिला था। भारतीयों को केंद्रीय और प्रांतीय स्तर दोनों में विधान परिषदों में भाग लेने की ज्यादा अवसर भी प्राप्त हो गए। चुने हुए भारतीयों को विधायिका में अलग अलग बिलों के संबंध में ज्यादा अधिकार मिल गए, जैसे बिलों को लेकर वोटिंग अधिकार, बिलों को पास कराने में योगदान, और विधायकों में विचार विमर्श, प्रश्न पूछने का अधिकार। तो इन सब चीजों के मिल जाने से भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव भारत की जो समय हम कह सकते हैं राजनीति पे है, उस पर भी पड़ा। आम जनता के द्वारा चुने हुए लोगों को आम जनता के द्वारा नहीं चुना जा रहा था, बल्कि वोटिंग का अधिकार उन्हें दिया गया था जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें और शिक्षा हो। इसीलिए उन चुने हुए लोगों को आम जनता से कुछ जुड़ाव संबंध भी नहीं थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है। तो आई होप आज आपको ये मार्ले मिंटो सुधार समझ में आ गया होगा। इसके तहत अगर हम इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये थी इस मार्ले मिंटो सुधार में कि इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में काफ़ी बड़ी खाई खोदी जा रही थी, क्योंकि एक तरफ मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचन दिया जा रहा था, वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा था, उनको अलग उनका व्यक्ति खड़ा होता था, उसमें से मुस्लिम है उसको वोट करते थे, तो ये सारी चीज़ें दी जा रही थी। इसके अलावा हिंदुओं को इतना दिया नहीं जा रहा था, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की खाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इसीलिए ये जो मार्ले मिंटो सुधार है इसको बहुत ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा प्रभाव ये डालने के लिए लाया गया था। तो इसके अलावा जो 1919 का था उसे फिर भी कहा जा सकता है। तो 1919 का हम भारत शासन अधिनियम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।